टेरिफ कोड पे एक न्यूज है आज, सिंदूर पे डिस्कशन हुआ, लेकिन हम जो विषय लेके आपके सामने आए हैं वो एक देश का अहम विषय है। सेव कल्चर से सेव भारत फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, जो 2.5 साल पुरानी है, उसने सिद्ध कर दिया है एग्जाम्पल्स के द्वारा, स्टडीज के द्वारा कि 70 से 80% रेप ये पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। सब पोर्नोग्राफी देखने वाले रेपिस्ट बन गए ऐसा नहीं है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो मेजॉरिटी पोर्नोग्राफी से प्रेरित है। गए 6 महीने के अंदर कितनी गंभीर परिस्थिति है इसका अंदाजा आप लगाएं। कई 6 महीने के अंदर 10 केस ऐसे जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, रिपोर्टेड केसेस नहीं। 5 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, और एक केस इतना घिनौना है जिसमें एक पुरुष शराब पी के और पोर्नोग्राफी देखी, उसने अपनी खुद की मां पे बलात्कार किया। मैं ऐसा मानता हूं कि कई देश के सामने समस्या है, लेकिन ये देश की समय बड़ी समस्या है। अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो हमारा जो आज का जो रुख है बिल्कुल अलग है। हम कहीं भी विश्व गुरु बनते हुए दिखाई नहीं देते। जिस तरीके से रेप और डिवोर्सेस हो रहे हैं कंट्री की वजह से, और भी क्राइम्स हो रहे हैं, तो हमारा एक बड़ा अभियान था कि ये जो पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं उन पे रोक लगे। ओटीटी पे ज्यादा रोक इसलिए लगी, ओटीटी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिसमें वो दिखाते हैं ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आती है। तो हमारा एक अभियान था, करीबन 2.5 साल हमने शुरू किया था। कई लोगों ने हमें कहा कि भाई ये तो हर जगह आ रहा है, ऐसा इसको हम कैसे बंद करेंगे। पर मेरा एक आत्मबल था जो मुझे कहता था कि इसके अंदर हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि खाड़ी के देश, सिंगापुर, इन देशों के अंदर हमारे यहाँ जो गंदगी आती है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आ सकती है। हमने उसका पूरा एक ब्यौरा लिया है। Only 15% of the total perverted content which is available in India is available in Dubai, many countries, but countries of the Gulf and Singapore and even South Korea. चाइना में भी कंट्रोल है। तो हमारा ये कहना है कि हमने गए 10 साल में कई प्रतिज्ञा ली है विश्व में पहला नंबर पे आने के लिए, और प्रतिज्ञा हमने पूरी भी की। हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे, इस सरकार के आने वाले आज हम करीबन 30वें नंबर पे आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। तो हम एक और प्रतिज्ञा ले, देश एक और प्रतिज्ञा ले कि वो विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन। और ये पॉसिबल है। टिकटॉक हमें परेशान कर रहा था, टिकटॉक बंद किया हमने, कोई देख रहा टिकटॉक नहीं देख रहा। तो इच्छा शक्ति है तो ये पॉसिबल है। साथ में सरकार ने जो भी स्टेप लिया 25 ऐप बैन करने का, उसमें बड़े बड़े नाम थे। एकता कपूर जी का ऑल्ट था बैन के अंदर, उल्लू अग्रवाल उल्लू ऐप था विभो अग्रवाल का, तो उसकी हम सराहना करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। सरकार ने एक मैसेज दे दिया, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। ये अच्छा मैसेज है, लेकिन ये पहला स्टेप है। बहुत बड़ी यात्रा हमारी बाकी है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों के अंदर शिक्षा के बगैर समाधान नहीं है। मैंने खुद ने 3 एंटिटीज के सामने मैंने 1 साल पहले कंप्लेंट फाइल की थी एफआईआर करने के लिए। एकता कपूर का ऑल्ट, एक्स और नेटफ्लिक्स। अब हमारी डिमांड ये है, अगर आपने हमारी बात मानी ली है तो इनकी अरेस्ट होनी चाहिए। जितने भी 25 लोग हैं एकता कपूर सहित, इन सब की अरेस्ट होनी चाहिए और इनके ऊपर अलग अलग कलमों के अंदर, अलग अलग सेक्शन के अंदर इन पे मुकदमे चलने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बगैर इसका समाधान नहीं है। तो हम ये कहने आए कि जब सरकार ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, सरकार इसको और आगे बढ़ाए और सरकार इसमें एक और कर्रा कदम उठाए
और इन लोगों को अरेस्ट करें। देखिए एकता कपूर के सामने तो कई सारी एफआईआर है, मुंबई में भी कई एफआईआर है और भी जगह पे है, लेकिन अरेस्ट होती नहीं। लेकिन ये अरेस्ट का स्पष्ट केस है। देखिए एकता कपूर की जिस फिल्म के लिए उनको इसके अंदर नेल किया गया है, वो फिल्म हमने उठाई थी, हमारी कंप्लेंट थी अश्विनी वैष्णव जी को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी को। उसके अंदर एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है सीन के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली मां के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ, अपनी भाभी के साथ। मैं मानता हूं इस टाइप का जो परोस रहे हैं, वो जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब, इब्राहिम लोदी ने जो नुकसान नहीं किया, उससे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ये लोग हमारी संस्कृति निपटा नहीं पाए, पर ये लोग हमारी संस्कृति कुछ सालों में निपटा देंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इनकी अरेस्ट हो, इन पे मुकदमा चले। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है। देखिए हमारी जो मेन डिमांड है वो तो लॉ ऑफ एथिक्स कोड है, उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन एट द फर्स्ट स्टेप सरकार इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट को स्ट्रेंथन करे। उसके अंदर सिर्फ 3 साल की सजा है। हमने सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो सजा 10 साल तक कर दी जाए, उसमें 3 साल तक बेल न मिले। कोई ने मुझे कहा कि ये तो प्रोविजन आतंकवादी को लिए, मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी, ये उतने ही खराब है जितने दूसरे आतंकवादी। तो 3 साल को बेल न मिले और उनकी अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का भी प्रोविजन उसमें हो। अगर इसके अंदर 2 या 3 आदमी बड़े प्रोसिक्यूट होते हैं और जेल में जाते हैं 10 साल के लिए, मैं मानता हूं कि पूरा मैसेज जाएगा, कई लोग अपने आप बंद कर देंगे इसको। तो ये हमारी 2 डिमांड है। तीसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने श्री संजय नेवर और श्रीमती स्वती गोयल शर्मा ने एक रीड की हुई है, जिसमें हमने सरकार के लिए डायरेक्शन मंगाई कोर्ट की तरफ से कि सरकार इसको अनेक कदम उठा के इसको रोके। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि जब हमने ये पिटीशन हियरिंग में आई, गवई साहब थे, तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार जी मेहता, उन्होंने बहुत अच्छा अपना रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि ये पिटीशन हम सरकार के विरोध के रूप में नहीं देखते, ये पिटीशन समाज की हित की पिटीशन है और सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं। एक सरकार और भी स्टेप लेगी। और तो उन्होंने कहा गवई साहब को कि गवई साहब कई ओटीटी कई ऐसी फिल्में कि हम दोनों देख नहीं सकते, 2 फिल्म नहीं देख सकते। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको मॉनिटर करें इस केस को। ये मानता हूं कि सरकार का बहुत बड़ा स्टेप है। तो कुल मिला के देखिए हमारे जो संत हो गए बड़े बड़े, विवेकानंद हो, श्री अरविंदो हो, मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी हो, भारत सेवा आश्रम संघ के प्रस्तावक दयानंद सरस्वती हो, इन सभी संतों ने भारत के महान बनने की कल्पना की थी और उसमें कुछ लोगों ने तो कल्पना नहीं, भविष्यवाणी की थी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उस भविष्यवाणी के अंदर अगर रोड़ा आ रहा है तो समाज एक हो, सरकार उसमें भाग ले, उस रोड़े को दूर करे, और ये पॉसिबल है। देखिए अगर खाड़ी के देशों के अंदर और सिंगापुर में अगर 15% आ रहा है हमारे मुकाबले, तो हमें सिर्फ 15% को टैकल करना है। और टिकटॉक जैसे हम हैंडल्स बंद कर चुके, वो देख नहीं रहा है टिकटॉक आज, तो ये पॉसिबल है। और मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत अच्छा किया भारत ने। देखिए एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इस सरकार के नेतृत्व के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारत ने अनेक गुना प्रगति न की है। आज टैरिफ का चैलेंज आया, लोग काफी इससे परेशान है, लेकिन मैं मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी में वो ताकत है कि इस चैलेंज को भी वो ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन ये जो समस्या है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज खत्म हो रहा है और इसके अंदर ये समस्या ऐसी है कि मैं मुसलमानों को मिलता हूं, वो भी डरे हुए हैं कि हम बच्चियों को हिजाब करा रहे हैं, मामा हमारी बच्चियां फोन पे देख रही हैं। दूसरी एक बात जो कहना रह गया मेरे से, वो ये था कि नया ट्रेंड शुरू हुआ है करीबन 7-8 साल से, जहां छोटे बच्चे पे बलात्कार करते हैं। 15 साल का लड़का करता है 10 साल की लड़की पे, और ये स्लम्स में चल ही रहा है। हमारे
विजेंद्र गुप्ता जी हैं यहाँ के स्पीकर, उनकी धर्मपत्नी है शोभा विजेंद्र, स्लम्स में काम करती है, मेरे से भी जुड़ी हुई है। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मावरकर साहब बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं कि कंटेंट को लेके ये पूरी क्राइसिस है और क्राइसिस बड़ी खराब है। जहां तक स्लम्स का सवाल है, स्लम्स में लोग छोटे छोटे रूमों में सोते हैं, जगह नहीं होती है, ये कंटेंट बच्चे दिखा करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप योग्य पब्लिसिटी दें और एकता कपूर और विभू अग्रवाल जो 25 जो जिनके ओटीटी बैन किए गए हैं उसकी जो डिमांड हमने रखी कि उनका अरेस्ट हो, इस बात को आप पूरा प्रसिद्धि दें, मेरे आपसे निवेदन है। अब संजय नेवर जी बात करेंगे, मेरे कलीग। मैं इसमें एक दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। पहला ये कि बहुत सारे स्टडीज ग्लोबली आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हम एक साइकेट्रिक पैंडेमिक के ऊपर खड़े हैं, एक एपिडेमिक आने वाला है जहां पर पागलपन सर्वत्र फैलेगा और इस कंटेंट के कारण ही होगा। और पर जो रेट उन्होंने बताया उससे अधिक तेजी से हम गिरे जा रहे हैं। इसके अंदर में न्यूरोसाइंस के जो स्टडीज आदि सब बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का कंटेंट देखने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, आपके ब्रेन के सर्किट्स खराब होते हैं और शॉर्ट टर्म में कुछ भी सुख भोगने के लिए व्यक्ति बड़ा से बड़ा क्राइम कर देता है। इन्होंने बताया अभी कुछ समय पहले कैसा घिनौना आया जो कंटेंट देखकर उसने अपने दादी का बलात्कार कर लिया। तो ये एक पागलपन है। हमारे यहाँ पर ये कंटेंट आने के पहले भी वुमन और चाइल्ड को दो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मानकर उनके लिए स्पेशल आयोग बने हुए थे उनकी रक्षा, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या थी। और अब तो ऐसा हो गया है कि हम उनको एड्रेस करने के स्थान पर हमने उस समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। मैं नहीं कहता, डेटा ही कहता है कि जितना हमारे पास में जितने केसेस पुलिस में रिपोर्ट होती है वो लगभग एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस के कोई कहता है 2% है, कोई कहता है 5% है। तो आप ये मान के चलिए कि जितना हमारे पास में रिपोर्ट हो रहा है उसका 20 गुना अधिक आज के दिन समस्या हो रही है। और फिर ऐसे बहुत सारे केस आप में से जो भी जिनके बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं करते हैं, तो किसी से छुपी बात नहीं है कि कैजुअली छेड़खानी कर देना, रील बनाने के चक्कर में कुछ भी पागलपन कर देना। अब तो यहां तक ट्रेंड आ रहा है कि लोग मर्डर के स्कीम इन सब ओटीटी को देखकर प्लान करते हैं, सुसाइड लाइव स्ट्रीमिंग पर करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो नंबर 1 जिन सेक्शंस के कारण आपने ओटीटी को बैन किया, सही किया, सेंसर बोर्ड अगर इनके ऊपर लगता तो ये देख भी नहीं सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंसर से कड़ा मैकेनिज्म जहां पे फ्रीली एक्सेस हो कंटेंट का वहां पर लगे। और यदि आपने इनको बैन किया इसका अर्थ है कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो हमारे देश के लॉ को वायलेट करता है, तो जो उसके फाउंडर्स हैं, जो उससे मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे विभू अग्रवाल हो, वो चाहे कितना ही 7 लोगों की सीरियल बना रहे हो, इस काम के लिए उनको वही सारे सेक्शंस लगा के ट्रायल पे लाना चाहिए, बल्कि लॉ को पहले टाइट करके और इनको 1-2 जेल भेजना चाहिए। दूसरी बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एजुकेशन को, शिक्षा को सर्वत्र फैलाने के लिए इसी मोबाइल और टैबलेट का प्रचार कर रही है सरकार। आज के दिन एजुकेशन भी बच्चा, अभी आप में से बहुत लोग पता होगा कि वर्षा हो रही है तो बहुत स्थानों में स्कूलों ने कहा कि आप घर में ही अपने मोबाइल के द्वारा क्लासेस लीजिए। तो जिस मोबाइल के ऊपर में नोट करिए कि इस देश में 18 साल से कम का बच्चा तो मोबाइल यूज नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता सिम कार्ड, तो वो अपने माता पिता का सिम कार्ड लेता है, उसी मोबाइल पे देखता है। उस मोबाइल के ऊपर में एयरटेल वाला, जियो वाला जो प्लान देता है, बोलता उसके साथ में ये उल्लू की अश्लीलता, आर्ट की अश्लीलता, नेटफ्लिक्स की अश्लीलता, ये सब तुमको फ्री में परोसूंगा। और चेक के नाम पे क्या है कि अगर एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा उसको देखता है तो उससे पूछ लेता है, अरे तुम 18 साल से कम तो नहीं हो? वो अगर उसने कर दिया कि मैं 18 से बड़ा हूं तो वो सब कुछ देख सकता है। तो कहने का अर्थ है जिस डिवाइस पे वो एजुकेशन ले रहा है, जो डिवाइस उसका स्कूल है, उसके स्कूल के भीतर उसको पोर्नोग्राफी, वल्गैरिटी प्रस्तुत की जा रही है, तो ये एक प्रकार से चाइल्ड मॉलेस्टेशन का केस है, ये चाइल्ड राइट हनन का केस है। तो इन सब के ऊपर में पॉक्सो एक्ट भी लगना चाहिए। और इसके कारण तो एविडेंस भी मिल गया है कि ये सब देखकर बच्चों के ऊपर में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अटैक्स हुए हैं, रेप्स हो रहे हैं।
तो ये सारे रेप का इन सबको उत्तरदायी समझकर इनके ऊपर में केस लगना चाहिए। एंड वी नीड टू सेट एग्जांपल्स। आप अपनी जीडीपी कितने ट्रिलियन कर लोगे, लेकिन अगर हमारे सारे बच्चे 2 पार्ट में अगर विभक्त हो गए देश में, या सेक्सुअल प्रेडेटर्स या सेक्सुअल प्रेडेटर के विक्टिम्स, तो वो देश क्या प्रगति करेगा? हम यहां पर बच्चों के स्पाइन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के सिविलाइजेशन को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने सही कहा कि जो आतंक गजनी नहीं कर पाया, तैमूरलंग नहीं कर पाया, औरंगजेब नहीं कर पाया, उससे बहुत भयावह ये है। क्योंकि उन्होंने जब अटैक किया तो अटैक में तो हानि हुई हमारी, मगर उन्होंने हमारी इच्छा शक्ति को भी प्रबल किया। उनकी इच्छा शक्ति का विरोध करने के लिए कभी कोई छत्रपति शिवाजी खड़ा हुआ, कभी कोई राणा प्रताप खड़ा हुआ, और हमारा स्पाइन, हमारा मेरुदंड और सुदृढ़ हुआ। पर अभी तो हमारे मेरुदंड को तोड़ा जा रहा है। तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। जिस प्रकार का ट्रीटमेंट इसके ऊपर में ऑपरेशन सिंदूर करने वाले आतंकवादियों के साथ हुआ था, वैसा ही ट्रीटमेंट इनके साथ होना चाहिए। उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होने चाहिए, उनको कैसे सजा होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात की। हम इसमें इस पूरे कैंपेन में एक और काम कर रहे हैं, वो है नैरेटिव करेक्शन का। हमने यहाँ पर एक आप कहेंगे कठोर शब्द का एक्चुअली यूज किया है, जो कि बिल्कुल ऐप्ट है, वो है डिजिटल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। हम मानते हैं कि इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के कंटेंट मेकर्स डिजिटल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स की तरह काम करते हैं। ये वही रोल सोसाइटी में करते हैं जो एक्चुअली जीबी रोड जैसी जो जगह है वो करती हैं। हम नैरेटिव करेक्शन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर मीडिया पर्सन हैं सब, मैं भी उसी प्रोफेशन से आती हूँ। हम लोग एंटरटेनर्स, इनको वो ही बोल देते हैं जो ये अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, एंटरटेनर्स। मुझे लगता है कि स्पेशली इस बैन के बाद, क्योंकि बैन में साफ लिखा है these apps have been banned for pornographic content, हमको उनको पॉर्न मेकर्स बोलना शुरू कर देना चाहिए। These are controversial filmmakers and not just entertainers। मैं मीडिया की लैंग्वेज में अक्सर देखती हूँ कि हम वही बोलते हैं जो ये लोग हमसे कहलवाना चाहते हैं, लेकिन अगर इनको पॉर्न कंटेंट बनाने के लिए ही बैन किया गया है तो इनके फाउंडर्स, ओनर्स जो इनको चलाते हैं, उनको पॉर्न मेकर्स ही बोलना चाहिए। सो मुझे मेरी एक अपील है कि हम इस तरीके की लिंगो अब यूज करें, क्योंकि हम इन्हीं के झांसे में ना आए। दूसरा, आई थिंक एज मीडिया पर्सन्स एंड एज सिविलियंस, हमको उनको बॉयकॉट भी उसी तरह करना चाहिए जो पॉर्न मेकर को एक सोसाइटी करती है, बजाय इसके कि हम इनको आइकॉन्स कहें या ये भी ये भी कहें कि उनके खिलाफ कोई एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है। मुझे लगता है हमें साफ साफ उनका एक सोशल और पब्लिक बॉयकॉट जिसे होता है वो करना चाहिए। हमें उन्हें उसी श्रेणी में डालना चाहिए जिसमें हम एक क्रिमिनल्स को या अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स को डालते हैं। फाइनली मुझे यही कहना है कि हम इनको आइकॉन्स की तरह देखना बंद करें, इनको एक तरीके से रेप इंड्यूसिंग कंटेंट और पॉर्न मेकर्स की श्रेणी में देखें। तो ये मुझे लगता है अपनी लैंग्वेज में चेंज करना चाहिए और ये भी हमारे कैंपेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर चारुदत्त पिंगली जी, ये राष्ट्रीय मार्गदर्शक है हिंदू जनजागृति समिति, और जो भारत में एक राष्ट्रीय उत्थान का एक पूरा अभियान जो चल रहा है, उसके अंदर हिंदू जनजागृति समिति का एक अहम रोल है। कल्चर के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा स्थान है। जो इनका काम है वो इतना बड़ा है कि इसको कोई अंदाजा नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि अगर दूसरा शिवाजी या राणा प्रताप पैदा होने वाला होगा तो ये संस्था के माध्यम से होगा। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐसे कड़ा कदम उठाया है जिसके माध्यम से हम जनता में ये जनजागृति कर सकते हैं कि ये पोर्न कंटेंट है जो आपको घर में परोसा जा रहा है। तो एजुकेशन ये पहला माध्यम होता है। तो हमें ऑथेंटिक ऐसा एक आदेश सरकार से मिला है कि हम जन जन के मन में, आपके घर में, आपके मोबाइल में, आपके टीवी पर जो परोसा जा रहा है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक संकट है, यह बताने के लिए हमें उन्होंने एक रास्ता खोला है। हिंदू जनजागृति समिति अनेक वर्षों से इस संदर्भ में कार्य कर रही थी। सनी लियोनी के संदर्भ में जो पहला एफआईआर हुआ है उसके लिए आंदोलन हमने खड़ा किया था, और जब से हमने माहुरकर सर जी और सभी टीम के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पे सेव कल्चर सेव भारत इस अभियान से जुड़कर इस कंटेंट के बारे में जब जागृति शुरू किया है,
तो आज का यह जो पहला यश है मुझे निश्चित आशादायक कदम लग रहा है। एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि राष्ट्र के चरित्र का निर्माण राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र से निगडित होता है, और ये जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो राष्ट्र के चरित्र का हनन कर रहा है, और इसलिए हम जो विश्व गुरु का विचार कर रहे हैं वो इससे साध्य नहीं हो रहा है। हमें कड़े से कड़े कदम लेकर इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। और एज ए मेडिकल, मैं एक ENT सर्जन हूं, एक मेडिकल प्रोफेशन के दृष्टि से मैं एक बात यहां बताना चाहता हूं कि सेक्सुअल एक्ट के लिए कुछ प्रोवोकेटिंग फैक्टर मेडिकल साइंस ने बताए हैं, उसमें उन्होंने विजुअल रिफ्लेक्स को भी एक प्रोवोकेटिंग फैक्टर बनाया है। और आप वही कृत्य कर सकते हैं जो आपने देखा है या सुना है। और हमारी पहली परंपरा थी जिसमें विवाह के बाद उनको योग्य पद्धति से एजुकेट करके वैवाहिक जीवन के लिए मार्ग खोला जाता था। परंतु पाश्चात्य संस्कृति को भारत में रिझाने का, जहां पे रिश्तों की कोई कीमत नहीं, परिवार की कोई कीमत नहीं, और जीवन खाओ पियो मजा करो, एक चारवाक, एक ही जीवन है और खाओ पियो मजा करो, और रिश्ते के आगे जाकर जो वहां पे हो रहा है उसको भारतीय बच्चों के मन में घुसाने का जो प्रयास कर रहा है, इसको आक्रमण करके ही देखना चाहिए। और इसलिए सेविंग आवर कल्चर इज सेविंग आवर नेशन, इस भूमिका को ध्यान में रखकर हमारा ये जो आगे का अभियान हमने अभी मौरकर जी ने बताया है कि हम अरेस्ट चाहते हैं, इनके बारे में हम जनता में जागरूक करके वो कौन प्रोड्यूसर है ये हमें बताना है। लोगों को लगना चाहिए कि उनके सानिध्य में आए तो अरे नहीं, इनके साथ हम कैसे आए, ये तो बच्चों के मन में ये डाल रहे हैं। तो एक सोशल बाइकआउट जैसी स्थिति उनके समाज में निर्माण करना है। तो ऐसी स्थिति में जाने के लिए हम सब भविष्य में कार्य करेंगे। इसके लिए आप सभी का हम सहयोग चाहते हैं। नमस्कार। देखिए, भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत 2047 के अंदर एक महान देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। कोई के मन में शंका नहीं है कि 2047 नहीं 2037 के अंदर ही भारत आर्थिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, विराटिक महासत्ता होगा। पर क्या भारत संस्कृति के रूप से कंगाल देश होगा? ये बात पे हमें गौर करना है। दूसरा, ये जो इश्यू है वो सभी को अफेक्ट कर रहा है। इसमें से ये राक्षस घर में घुस चुका है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। न ब्राह्मण बचेगा, न राजपूत बचेगा, न शूद्र बचेगा, न बनिया बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न हिंदू बचेगा, न क्रिश्चियन बचेगा, क्योंकि हर जगह ये एंट्री कर चुका है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, मैंने आपसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमन एक्ट के बारे में बात की, उसको ये फर्स्ट स्टेप होगा, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। अभी 3 साल की सजा है, उसको बढ़ा के 10 साल की जाए, 3 साल तक बेल न मिले, और प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी प्रोविजन उसमें हो। लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है वो बहुत कठोर है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इच्छा शक्ति है देश को अगर महान देश हमें बनाना है तो कुछ कठोर कदम हमें उठाने पड़ेंगे। वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन। एक हमने परिकल्पना की है लॉ ऑफ एथिक्स कोड, जो तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। एक सर्वसम्मति से कमेटी बने, वो तय करे। वो अपने एग्रीमेंट में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने भारत को नहीं किया, उससे भी ज्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो, इस टाइप का परोस किया। अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग जो है वो एक एंटी नेचुरल ऑफेंस है, उसमें 50-50 साल तक की सजा है। हमने कहा है कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड का अगर कोई उल्लंघन करता है, वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ब्रॉडकास्टर हो, स्टोरी राइटर हो, फोटोग्राफर हो, तो उस पर मुकदमा चलेगा। मुकदमा 4 महीने में पूरा होगा, शॉर्ट बिल्कुल फास्ट एक ट्रायल होगी, लेकिन सजा उसको होगी 10 से 20 साल की। 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी उसको। और बर्डन ऑफ प्रूफ वो उस पर होगा, उसको तय करना होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है। लेकिन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट के अंदर हम अगर ये प्रावधान लाते हैं जो मैंने कहा एमेंड करके,
उसमें 2 बड़े लोगों को अगर हम सजा करते हैं, 3 बड़े लोगों को सजा करते हैं, तो पूरा मैसेज पूरे समाज में जाएगा और ये इस मैसेज से हर आदमी डरेगा, क्योंकि 10 साल की सजा कम नहीं है। पुरुष अपनी दादी के साथ सो रहा है, अपनी सौतेली माँ के साथ सो रहा है, चचेरी बहन के, ऐसे व्यक्तियों की जगह जेल में है, ऐसी व्यक्तियों की जगह सभ्य समाज में नहीं। उसमें उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो फिल्म के लोग हैं उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये फिल्म जो है ये देखने योग्य है। तो क्या ये वाला जो सिस्टम है वो नेटफ्लिक्स और दूसरों में क्यों नहीं ला सकते? ये तो क्वेश्चन है। हमारी ये डिमांड है, ये भी हमारी डिमांड है आज नहीं, कि जो फॉरेन वाले जो है नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इनके ऊपर भी बैन लगे, जैसे ऑल्ट और वो सर्टिफिकेट देने वाले इनको जो सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं कि वो यहाँ पे फिल्म हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्टिफाइड होकर के आप ये ओटीटी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं का नहीं तो होना चाहिए। होना चाहिए, ऐसे होना लोगों को जो- तत्काल से होना हटाया चाहिए। जाए, अपॉइंटमेंट जो- किया जाए। नहीं, पहले सीबीएफसी की भी हालत कोई इतनी अच्छी थोड़ी है। तुम आप एनिमल फिल्म देख लो, मैंने तो देखी नहीं, मेरे वो रील आती रहती है, एक दो बार देखी तो मुझे तो लग रही है। नहीं तो उसको स्ट्रेंथन करना हाँ, तो सीबीएफसी स्ट्रेंथन हो, ये भी सीबीएफसी के अंडर आए। हाँ, ये भी आपका सुझाव सही, ठीक है, बिल्कुल। नहीं, ये होना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है, सीबीएफसी में वो किसी ना किसी दबाव से युक्त रहते होंगे, अगर मुक्त रहेंगे तो एक्चुअली सीबीएफसी को ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए जो किसी प्रकार के दबाव से न देखिए सीबी कहीं ना कहीं दबाव आता है जिसके कारण से उसको देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है सर्टिफाइड कर दिया कि देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है, पर राष्ट्रवादी सरकार की दायित्व है तो समझे इस बात को कि देखिए, जो भी सरकारें हैं बीजेपी को लेके देश के अंदर, उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कसम खाई हुई, सत्य क्या लिए। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सामने समय बड़ा चैलेंज है। कसम खाना और कसम को लागू करना ये भी तो दो पर हाँ, तो मेरा ये निवेदन है कि वो समझे, जी सर। वो समझे कि डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गुलवलकर और वीर सावरकर इनको ऊपर से देख रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। देखिए सीबीएफसी का जो है सेंसर बोर्ड, देखिए, सरकार के सामने एक हद से ज्यादा बोलना नहीं चाहूँ। सरकार ने देखिए एक ही झटके में सब काम नहीं हो जाता। पहला स्टेप लिया है, उसके अंदर एकता कपूर जैसा बड़ा नाम है, समझे ना। अच्छा, एकता कपूर भी धूल झोंकने में पड़ी हुई है, बिल्कुल। वो कह रही है कि हम तो इसमें एग्जिट कर गए 2021 के अंदर ऑल्ट में से। बिल्कुल गलत बात है। हमने अभी डिलॉयट के पेपर्स निकाले जिसमें प्रूव करता है कि पहले कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं कर रही हो, लेकिन इट इज ए सब्सिडरी ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स। ये प्रूव हो जाता है, वो भी लोगों के हाथ में धूल झोंक रही है।